नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने कल लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो फिर हमने क्या पढ़ा था? तो हम लास्ट क्लास में हमने वहाँ तक छोड़ा था कि हमको क्या करना था कि कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़ना था। ठीक है? तो ठीक है, हम फिर वहीं चलते हैं। और ये रिस्क असेसमेंट ये सब कुछ हो चुका है। और जो भी इस चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख के आइएगा, ताकि ये जो आपका पार्ट 3 है ये आपको समझ में आए। सो लेट्स मूव। ये आ गया अपना टॉपिक या। सो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। द डिवीजन ऑफ इंटरनल कंट्रोल को क्या है, 5 कैटेगरी में बाँटा गया है। एक आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेकंड आता है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड फोर्थ नंबर आता है कंट्रोल एक्टिविटीज, एंड फिफ्थ आता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, मतलब कैसे कंट्रोल को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है। तो अब क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम क्या चेक करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसने जो इंटरनल कंट्रोल बनाए हैं, और तो क्या वो उसको मेंटेन कर रहा है। जो भी उसकी क्या है एथिकल बिहेवियर है, या जो कल्चर ऑफ ऑनेस्टी है। ठीक है। डेट मीन्स हम बोले मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी। ठीक है। एंड द स्ट्रेंथ इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट and collectively provide an appropriate foundation for the other component of internal control। ठीक है। कि हम क्या इवेल्युएट करते हैं वो है कि क्या जो मैनेजमेंट ने हैज क्रिएटेड मेंटेन ए कल्चर ऑफ ऑनेस्टी and ethical behavior, and the strength in the control environment element and collectively provide an appropriate foundation in the other component of internal control। अब देखो, ये क्या है कि थोड़ा-सा टॉपिक बोरिंग है, बट आप टेंशन मत लो, मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बहुत बड़ा है एंड थोड़ा बोरिंग टाइप ही है। बट लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। और इस चैप्टर की वेटेज जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, 15 टू 20 मार्क्स की आती हैं। और इसकी जो रेलेवेंसी है वो सारे अदर चैप्टर्स में भी है। एंड जब आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हो तो वो इसी के ऊपर बेस्ड रहता है, ऑलमोस्ट कि कैसे ऑडिट फ्लो होता है। और मैं आप लोगों के लिए ऑडिट फ्लो की भी क्लास लेके आऊँगा कि कैसे एक ऑडिट फ्लो होती है जल्दी ही। तो अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या-क्या इंक्लूड करते हैं, तो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन, कि जो मैनेजमेंट है उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, और वो क्या-क्या काम कर रही है। और एटीट्यूड, अवेयरनेस, एक्शन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। लेट्स सपोज करो कि है ना, जैसे मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था कि एक मैनेजमेंट है, जैसे कोई सीएफओ है। ठीक है। तो अब क्या है कि एक जो मशीन है जो बाकी एम्प्लॉय के लिए बनाई है ये, कि सारे उसमें से स्कैन होके आएंगे। अब क्या है कि वो तो उसको भी फॉलो करना चाहिए। अब क्या है कि जो सीएफओ है वो साइड से आ रहा है, तो उसका एटीट्यूड भी हम क्या करते हैं, अपन इवेल्युएट करते हैं। और वो क्या होता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। द कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट द टोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स पीपल। Element of control environment. Element of control environment that may be relevant when obtaining an understanding of control environment include, क्या include करता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है communication and enforcement of integrity and ethical values।
कि these are essential element that influence the effectiveness of the design administration and monitoring of controls, कि हम मतलब ये जो इतना कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो कि कंट्रोल है वो है ना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यू है कि नहीं है। फिर आता है कॉम्पी सॉरी एंड सेकंड पॉइंट आता है कि कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। दैट मीन्स जो ये मैनेजमेंट जो है, ठीक है, मतलब जो भी क्या है कि मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल क्या है कि लगाए हैं, तो क्या वो सही लगाए हैं और उसको जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाने का काम है, वो है ना जिसको सौंपा है, जो इस एम्प्लॉय को बोला है कि आप साइन करो। जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल दिया कि परचेज जो ट्रांजैक्शन है, उसको 3 लोग मिलके क्या करते हैं, साइन करते हैं, उसको अप्रूवल देना पड़ता है। ठीक है, 3 लोग। तो क्या वो 3 लोग सही हैं? क्या वो अप्रूवल क्या वो अप्रूवल देना डिज़र्व करते हैं? तो मतलब जो इसको इंटरनल कंट्रोल जो मैनेजमेंट ने लगाए हैं, तो क्या वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं? ठीक है। मतलब ये आ गया स्किल एंड नॉलेज के पास, कि उनके पास स्किल है कि नॉलेज है कि नहीं है। फिर आता है पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टीसीडब्ल्यूजी होता है वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाता है। तो फिर हम उनका क्या टेस्ट करते हैं, दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट, कि वो मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। एंड दियर एक्सपीरियंस एंड स्टेचू, अब ऐसा पता चले कि जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने वाले भी है, अब उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है, तो क्या वो इंटरनल कंट्रोल अच्छे होंगे? नहीं होंगे, वो तो खराब होंगे। The extent of their involvement and the information they receive and scrutiny of activities. The appropriateness of their action, including the degree to which difficult questions are raised and pursued with the management and their interaction with internal and external auditors. ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट, मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो मतलब कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है। एंड उसके ऊपर मैनेजमेंट की फिलोसॉफी क्या है। तो अप्रोच टू टेकिंग द मैनेजमेंट बिजनेस रिस्क, मतलब जो मैनेजमेंट है वो आना कितना बिजनेस रिस्क उठा सकता है और कैसे उसको मैनेज करता है। एटीट्यूड एंड एटीट्यूड एंड एक्शन टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो भी रिगार्डिंग है उसका क्या एटीट्यूड है और उसका क्या एक्शन है। एटीट्यूड टुवर्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शन एंड पर्सोनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए जो फ्रेमवर्क बना है वो उसको कैसे प्लान किया गया है, उसको कैसे एग्जीक्यूटेड किया है, उसको कैसे कंट्रोल किया है एंड उसको कैसे रिव्यू किया है। ठीक है। PECR, प्लान, एग्जीक्यूटेड, कंट्रोल एंड रिव्यू। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जो भी इंटरनल कंट्रोल का जो एक्सेस है वो क्या, मतलब कौन कौन ऑथोराइज है और जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है क्या वो सही है, और जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे फ्लो होगी। तो ये है कि matters such as how authority and responsibility for operating activity are assigned and how reporting relationship and authorization hierarchy are established. ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी एंड प्रैक्टिसिंग, मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो एचआर डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है कि है ना जो भी न्यू एम्प्लॉय है तो उनका है ना रिक्रूटमेंट किस बेसिस पे करता है, उनका उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग, इवोल्यूशन, काउंसलिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन, रेमेडियल एक्शन। तो ये सारा इंटरनल कंट्रोल का पार्ट आता है। अब इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एक बात बताऊं कि हम रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्यों करते हैं, मतलब इंटरनल कंट्रोल में हम रिस्क क्यों चेक करते हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, कंट्रोल रिस्क चाहिए। और कंट्रोल रिस्क क्यों चाहिए, क्योंकि वो रोमम का पार्ट है, रोमम का एक कंपोनेंट है। तो हमें रोमम निकालने के लिए इसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसेस निकालना पड़ता है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कंट्रोल रिस्क। ठीक है। The, the auditor shall obtain an understanding of whether the entity has a process for identifying business risks relevant to financial reporting objective.
मतलब जहाँ पे स्टेट स्टेट ऑडिटर की बात आ रही है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। एस्टिमेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, assessing the likelihood of their occurrence and deciding about action to address those risks। मतलब उनको मिटिगेट करने के लिए कौन कौन से एक्शन लिए गए हैं उनको भी हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, असेस करना है। The entity's risk assessment process form the basis for the risk to be managed। मतलब ये एक बेसिस प्रोवाइड करता है कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। इफ दैट प्रोसेस इज अप्रोप्रिएट, इट वुड असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग रोमम। क्योंकि अपने को क्या पता चला, अपने को रोमम निकालने में, डेट मीन्स कंट्रोल रिस्क निकालने में क्या हो रहा है, हेल्प मिल रहा है। Whether the entity's risk assessment process is appropriate to the circumstances is a matter of professional judgment। ठीक है। अब आता है थर्ड कंपोनेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम। Information system including the related business process relevant to the financial reporting communication। इसमें ये है कि यार कैसी एक जो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है वो मतलब कैसे इनिशिएट होता है, उसको कब रिकॉर्ड किया जाता है, उसको इसको कब प्रोसेस किया जाता है और उसको कब रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है। तो इसका आ गया अपना IRPR। ठीक है। तो देखो इसमें यही लिखा हुआ है कि द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन इन द एंटिटी ऑपरेशन डेटा सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो उसको इवेल्युएट करता है। मतलब किसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ले रहा है ऑडिटर। The procedure by which those transactions are initiated, recorded, processed, corrected as necessary, and transferred to general ledger and reported in the financial statement। तो क्या आ गया अपना अपना एक तो आ गया इनिशिएटेड, एंड आ गया रिकॉर्डेड, फिर आ गया प्रोसेस एंड रिपोर्टेड, IRPR। The related accounting records supporting information and specific account। मतलब कि आप किस बेसिस पे ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर रहे हो, किस बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, सपोर्टिंग एविडेंस क्या है, स्पेसिफिक अकाउंट क्या है, तो हम उनको भी क्या करते हैं, उनके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है। इनिशिएट, रिकॉर्डेड, प्रोसेस एंड रिपोर्ट, ये इस कॉन्सेप्ट के कीवर्ड है। अगर आप ये वर्ड नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो एग्जाम पर्पज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। IRPR के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हुए हैं। How the information system capture events and condition data significant to the financial statement. The financial reporting process used to prepare the entity's financial statement and control surrounding journal entries। अब अपना ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये सिर्फ रीड आउट वाला है कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है फाइनेंशियल रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कोई भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये सेल्फ रीडिंग के लिए है, ये होमवर्क है आप सभी के लिए। अब आता है कंट्रोल एक्टिविटी। मतलब कि कोई एक ऑडिटर है, वो कौन सी कंट्रोल एक्टिविटी को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, जो उसके फाइनेंशियल जो की रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट करे, मतलब जो उनसे या ना को रिलेट हो, तो वो उन्हीं को क्या करता है, असेस करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होती है? कंट्रोल एक्टिविटीज आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो हेल्प करती है इंश्योर करने के लिए कि मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरिड आउट। मतलब कि जो भी मैनेजमेंट के डायरेक्शन है, म- मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो इंटरनल कंट्रोल लगाता है। ठीक है। तो है ना वो किस टाइप से उनको डायरेक्ट कर रहा है, मतलब उनको ग्राउंड रियाना लेवल पे किस टाइप से उनको उतारा है, तो है ना वो सब क्या है, कंट्रोल एक्टिविटीज हैं। देखो पढ़ो। The auditor consider necessary to assess the ROMM, and an audit requires an understanding of only those control activities जो related to significant class of transaction account balances and disclosure that में assertion level की बात कर रहे हैं in the financial statement and the assertion which जिसे the auditor finds relevant in the risk assessment process। मतलब कि किन एजेशन में उसको रिस्क मिल सकता है, वो सिर्फ क्या करता है कि उन्हीं को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। और ये इसके क्या है, कंट्रोल एक्टिविटी के एग्जांपल है। एक तो ऑथोराइजेशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फिजिकल कंट्रोल, परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंट्रोल एक्टिविटी
दैट आर रेलेवेंट टू ऑडिट, मतलब कौन सी एक्टिविटी है जो क्या हुआ है अपने ऑडिट से रेलेवेंट होती है। तो इसमें क्या होता है जिसमें एक तो सिग्निफिकेंट रिस्क पाया जाता है, और दूसरा कि है ना जिसमें सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर जो है वो इनफ नहीं है टू ऑब्टेन अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और इसका सेकंड पॉइंट ये है कि जो कि क्या है कि ये जजमेंट ऑफ ऑडिटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और थर्ड वन इज एज अ पार्ट ऑफ हिस असेसमेंट द ऑडिटर शेल डिटरमाइन वेदर एनी ऑफ द रिस्क आइडेंटिफाई आर इन द ऑडिटर्स जजमेंट एज सिग्निफिकेंट रिस्क। ये वही सेम पॉइंट क्या है इधर रिपीट हो गए, ठीक है। ये देखो तीनों पॉइंट आपके हो गए कि कौन मतलब आपको किस में ऑडिट करना है, मतलब कौन सी एक्टिविटी है वो रेलेवेंट है टू ऑडिट। अब सिग्निफिकेंट जो रिस्क है वो क्या होता है, मतलब कि देखो दो एक्टिविटी ऐसी होती है कि जिसमें ऑलवेज सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। सिग्निफिकेंट रिस्क दैट मीन्स हायर रिस्क, मतलब कि जहाँ पे फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी हो, और जहाँ पे क्या है कि अपना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है, तो ये ऑलवेज क्या है सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। और वैसे सिग्निफिकेंट जो कि रिस्क होता है वो अपना क्या होता है एक इनहेरेंट रिस्क होता है, जो क्या होता है कि अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, मतलब कि जो फ्रिक्वेंटली बेसिस पे नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि उनको ही सिग्निफिकेंट रिस्क कहते हैं, मतलब बार-बार देखने को नहीं मिलते। ये देखो नॉन रूटीन ट्रांज़ैक्शन दैट मीन्स अनयूजुअल, ठीक है। ये देखो सिग्निफिकेंट रिस्क आर इनहेरेंट रिस्क एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड सिग्निफिकेंट ट्रांज़ैक्शन दैट मीन्स रिलेटेड पार्टीज। ये देखो जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। ये आप एग्जांपल सेल्फ सेल्फ रीडिंग से कीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। अब ये जो है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स एंड कंट्रोल एक्टिविटी, ये अपना इंटरनल चेक का पार्ट होता है, ठीक है। ये अपना इंटरनल चेक का पार्ट होता है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं दोस्तों। अब आप शायद बोर हो रहे होंगे, सो 1 मिनट का ब्रेक है। चाय पीजिए, पानी पीजिए, और मैं अभी आता हूँ। Let's back to the topic. Coming back, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, ये इंटरनल चेक का पार्ट होता है कि हम जो एक्टिविटी है जो कंट्रोल्स है उनको कैसे मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो हम जैसे मैंने आपको बोला कि हम जो कंट्रोल है वो क्यों मॉनिटर करते हैं, क्योंकि हमको इसकी एजेशन क्या है इंटरनल कंट्रोल की। एक तो आ गया अपना इफेक्टिवनेस चेक करना, एफिशिएंसी चेक करना एंड कंटिन्यूटी चेक करना, ठीक है। तो ये देखो आ गया इज अ प्रोसेस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इफेक्टिवनेस helps in assessing the effectiveness of control on a timely basis, that means continuity management accomplished through ongoing activities and separate evaluation। कि मतलब जो इंटरनल जो ऑडिट होती है, ठीक है, वो क्या है कि ऑनगोइंग एक्टिविटीज पे भी हो सकती है, क्योंकि वो है ना वो थ्रू आउट द ऑडिट होता है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट हो या फिर है ना आपको है ना जो भी इंटरनल कंट्रोल टेस्ट करने हो, वो एक है ना स्टेट स्टेट ऑडिट भी क्या है ऑनगोइंग एक्टिविटी पे कर सकता है, ठीक है। जो क्या होता है कि नॉर्मल रिकरिंग एक्टिविटी होता है। फिर आता है मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एक्टिविटी इंक्लूड, मतलब क्या क्या इंक्लूड करता है कि मैं इंक्लूड कर सकता है यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कम्युनिकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज सच इज कस्टमर कंप्लेन एंड रेगुलर कमेंट्स दैट में इंडिकेट करते हैं प्रॉब्लम ए हाईलाइटेड एरियाज इन नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब आपको किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है वो कस्टमर कंप्लेंट एंड रेगुलर कमेंट्स जो है आपको शो करते हैं। इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटी, अब स्मॉल एंटिटी में क्या है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो होता नहीं है,
तो उसमें सिर्फ़ ओनर मैनेजर होता है। तो वो तो सिर्फ़ क्या है कि उसकी अवेलेबिलिटी रहती है, ठीक है? उसमें इनएक्यूरेसी को वो क्या करता है कि है ना कि रेमेडियल एक्शन भी ले सकता है, क्योंकि सब कुछ उसके सामने होता है, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ कि ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऐसा है कि मतलब कोई एंटिटी है, अगर उस पे इंटरनल ऑडिट करवाना कंपल्सरी है, ये हम आपको आगे बताएँगे और आगे चैप्टर में दिया भी है कि कौन-कौन सी एंटिटी पे इंटरनल ऑडिट कंपल्सरी है। तो अगर किसी मतलब अगर कोई कंपनी है और उसमें इंटरनल ऑडिट फंक्शन एप्लीकेबल है, इंटरनल ऑडिट करवाना ज़रूरी है, तो उसका यूज़ एक ऑडिटर कैसे कर सकता है? तो उसका यूज़ एक ऑडिटर इस टाइप से करता है कि मान के चलो कि है ना कोई एंटिटी है, ठीक है? और उसमें एक इंटरनल ऑडिटर है और उसका वर्क क्या है, किसी स्टेट ऑडिटर को अच्छा लगा, ठीक है? तो वो ऐसे बोलेगा भाई तू है ना मेरे साथ आ जा और है ना कि मैं तुम्हारे काम को ही क्या कर लेता हूँ कि असिस्ट कर लेता हूँ और इवैल्यूएट कर लेता हूँ, ठीक है? और जो उसके ऑडिट प्रोसीजर जो कि लगने वाले हैं वो उसी के ऊपर है ना लग सकते हैं जो कि उसने क्या है मतलब वर्क परफॉर्म किया है, ठीक है? तो अब हम इसमें यही चीज़ें पढ़ेंगे। और हाँ, जो कि एक स्टेट ऑडिटर है, वो है ना कौन से इंटरनल ऑडिट मतलब कौन से इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज़ करेगा, जो कि उससे क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट करे। मतलब जो भी मतलब कोई मैनेजमेंट है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो कि ये है ना रिलेटेड है, अगर उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं और इंटरनल ऑडिट वर्क कर रहा है, तो वो उसको क्या बनाएगा, बेस बना सकता है और उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है? क्योंकि बाकी तो उसको करने नहीं है, तो ये बात है। तो अब आओ पढ़ते हैं द इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन फिट्स इन द एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है? द एक्टिविटी परफॉर्म और टू बी परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, मतलब कौन सी एक्टिविटी में इंटरनल इंटरनल ऑडिटर काम करेगा, कौन सी में नहीं। द फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट जो कि कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड, मतलब कौन-कौन सी बातें हमको ध्यान रखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन रेलेवेंट टू द ऑडिट। द द एंटिटी इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज लाइकली टू बी रेलेवेंट टू द ऑडिट if its activities are related to the entity's financial reporting। ये आ गया ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब कि अगर किसी इंटरनल ऑडिटर का वर्क जो है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से अगर रिलेट करता है, तो वो क्या होगा, रेलेवेंट टू द ऑडिट होगा। आल्सो इफ द ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू मॉडिफाई द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। तो इसमें यही है और बस आपको यही ध्यान रखना है और यही चीज़ें यहाँ पे भी वापस बताई है कि ऑडिट प्लान फॉर पीरियड आ गया, ऑडिट कंसिडरेशन फॉर एक्टिविटी परफॉर्म में इंक्लूड रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब आप बोर हो रहे होंगे तो मैं आप लोगों को एक बेस्ट न्यूज़ देना चाहता हूँ, जो आज आईसीएआई ने अनाउंस किया है कि अगर आपने सीए कर लिया, ठीक है? और आपको यहाँ पे क्या है कि इंडिया में मेंबरशिप जो कि नंबर आपको मिलता है और आप अगर सिंगापुर में ध्यान से सुनो, सिंगापुर में 6 महीने रह लेते हो, तो आप वहाँ की भी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। यस दोस्तों, आपको सिंगापुर की भी मेंबरशिप नंबर मिल सकता है फॉर ऑडिट पर्पस। और वहाँ का स्टार्टिंग जो पैकेज है वो 30 to 40 लेकर फॉर एज एन ऑडिटर। एंड अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी डायरेक्ट सैलरी जाएगी 80 to 90 लाख, और विच में बी एक्सटेंड टू 1 करोड़ to 2 करोड़। सो दोस्तों, ये बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी है और आईसीआई का बिग अनाउंसमेंट है। सो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी लाता रहूँगा जो इम्पोर्टेंट होगा। सो इस चैनल के साथ में बने रहिए और लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो ये बताना आपको कैसी लगी ये न्यूज़, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब आ गया सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट।
तो अब एक बात बताऊं कि है ना, लेट सपोज करो कि इंटरनल कंट्रोल जो भी मैनेजमेंट ने लगाए हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं और कंटिन्यू भी हैं। तो क्या मैनेजमेंट उस पे 100% एश्योरेंस देता है? नहीं, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, वो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ही देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हो सकता है उसमें एम्प्लॉय फ्रॉड हो सकता है उसमें मैनेजमेंट खुद क्या हो, इन्वॉल्व हो फ्रॉड में। तो ये नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड कि वहां पे फ्रॉड है ही नहीं, ऐसा ना मैनेजमेंट कह सकता है ना ही ऑडिटर कह सकता है। ये सिर्फ क्या करता है, हेल्प कर सकता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड। ये क्या कर सकता है, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ फ्रॉड। अब इसमें अगर कोई भी सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट है तो एज एन ऑडिटर आपके एंटी ई भी क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, रिस्क ऑफ फ्रॉड कम है, तो आपकी सैम्पलिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, आपकी सैम्पलिंग कम होगी। और वही अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आपकी सैम्पलिंग बढ़ जाएगी। तो ये है ना किस टाइप से एक ऑडिट को मतलब इम्पैक्ट डालता है, तो ये भी आप लिख सकते हो इसमें। तो लेट्स रीड। The existence of a satisfactory control environment can be a positive factor. क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है reduce the risk of fraud when the auditor assess the risk of material misdemeanor। क्योंकि हम ये जो जितना काम करते हैं वो क्या करते हैं, हमें कंट्रोल रिस्क चाहिए होता है। हमें कंट्रोल रिस्क चाहिए होता है क्योंकि कंट्रोल रिस्क इज a component of Romum. However, although it may help reduce the risk of fraud, a satisfactory control environment is not an absolute deterrent to fraud। कि अगर मैनेजमेंट ही आपको बोले कि हम एब्सोल्यूट नहीं रीजनेबल देते हो तो आप कैसे दोगे, नहीं दोगे। देन आता है कन्वर्सली डेफिशिएंसी इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट में अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, इन पर्टिकुलर इन रिलेशन टू फ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट फेलियर टू कमिट सफिशिएंट, ये एग्जाम्पल है दोस्तों, आप पढ़ लेना। और ये मतलब सेटिस्फैक्ट्री जो की है ये आ गया ऐसे 330। द कंट्रोल एनवायरनमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटिव फर्दर प्रोसीजर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि था कि आपकी सैम्पलिंग क्या होगी, अच्छी ज़्यादा होगी कि कम होगी। द कंट्रोल एनवायरनमेंट इन इटसेल्फ मतलब कि ये खुद नॉट प्रिवेंट डिटेक्ट इनकरेक्ट ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट। It may, however, influence करता है the auditor evaluation of effectiveness of other controls and thereby the auditor assessment of the ROMM। तो ये हमारा कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल का एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हुआ और ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा बोरिंग है, बट अच्छा है कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और होप सो आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। सो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय द ऑडिटर। मतलब स्टैट ऑडिटर कैसे इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो वह बेनिफिट वही है जो हमने कल क्या पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव को ही बेनिफिट बना सकते हैं, बट वो मैनेजमेंट के पर्पज से थे। अब ये अपने ऑडिटर की पर्पज से। ठीक है, तो ये सेल्फ रीडिंग से हो जाएंगे, एक बार पढ़ लेना। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल हम आप क्या है कि बताना कि है ना, पहले तो सेल्फ करके देखना दोस्तों, और सेल्फ ना हो तो आप है ना कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मतलब इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया जाए, एक प्रैक्टिस सेशन भी रखा जाए क्वेश्चन का। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मुलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। कि आप है ना मतलब आपने अंडरस्टैंड कर लिया इंटरनल कंट्रोल, उसके बाद में आप क्या करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना होता है। तो आप वो कैसे करोगे, उसके लिए आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो। तो ये भी क्या है, बेसिक रीडिंग से हो जाएगा, ईजी है। सो ये होमवर्क है आप सभी के लिए। या ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
अपना इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेथड, कि कौन कौन से मेथड लगा के अपन क्या है इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट कर सकते हैं एज ए स्टैट ऑडिटर। तो इसमें चार मेथड है, एक तो नैरेटिव मेथड, एक चेकलिस्ट, एक क्वेश्चनरी और एक फ्लो चार्ट। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इन सभी का। तो देखो, इसमें नैरेटिव मेथड में क्या होता है कि जो स्मॉल एंटिटीज होता है ना, तो है ना वो क्या है कि कंट्रोल जो इंटरनल कंट्रोल लगाने चाहिए वो क्या है कि नहीं लगाती, क्योंकि उसमें तो इतने है ही नहीं। उसमें तो सिर्फ एक है ना मैनेजमेंट रहता है। तो उसमें क्या होता है जब वो ऑडिटर जाता है, तो है ना जो वो देखता है तो उसी को डॉक्यूमेंट कर लेता है, उसी को लिख लेता है। तो मतलब उसी को नैरेट कर लेता है, तो वही क्या होगा अपना नैरेटिव रिकॉर्ड हो गया। ठीक है। चेकलिस्ट क्या है दोस्तों? चेकलिस्ट से आने से पहले मैं इसकी जो भी लैंग्वेज है एक बार लैंग्वेज रीड करा देता हूँ, कि दिस इज कंप्लीट exhaustive description of the system as a found in operation by auditor, actual testing and observation, मतलब आपको एक्चुअल में टेस्ट करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा एज नेसेसरी बिफोर सच ए रिकॉर्ड कैन बी डेवलप्ड। It may be recommended in case of when no formal control system is in operation and would be more suited to small business। ठीक है दोस्तों, ये आ गया नैरेटिव रिकॉर्ड। अब आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में दोस्तों ये होता है कि ये एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि एक जो मतलब क्या होता है कि एक सीनियर बंदा होता है। सीनियर बंदा है, वो एक है ना क्वेश्चनरी सीरीज बना देता है। ठीक है, मतलब सीरीज ऑफ क्वेश्चन, और वो अपने स्टाफ अकाउंटेंट को दे देता है और बोलता है कि है ना तू मैनेजमेंट के पास जा भाई, और है ना जाके ये सारे क्वेश्चन देख ले, सारे क्वेश्चन के आंसर है ना मतलब क्या है कि लेके आ जाना, और चेक मार्क करते रहना। ठीक है। तो अब एक बात बताऊं कि इसमें तीन टाइप के क्या होते हैं कि रिस्पॉन्स हो सकते हैं, यस, नो और नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। अब मान के चलो कि है ना कोई मतलब जैसे मैनेजमेंट है, ठीक है, वो ऐसा खुद बोल रहा है कि नो, डेट मीन्स वो खुद ही बोल रहा है कि जब कि मतलब वो खुद ही बोल रहा है कि उसके इंटरनल कंट्रोल खराब है, तो क्या वो तो क्या आप उनको टेस्ट करोगे? नहीं। मतलब कि मैनेजमेंट जब खुद ही कह रहा है कि इंटरनल कंट्रोल खराब है, इंटरनल कंट्रोल गंदा है कंट्रोल, तो क्या मतलब एक ऑडिटर उसको टेस्ट करेगा? नहीं करेगा। हाँ, अल्टीमेटली तो वो उसको मिनिमाइज करने के लिए करेगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली तो ऑडिटर को ही वर्क करना पड़ता है। ठीक है। सो हाँ, लेकिन जिस पे अगर क्या आया आंसर यस आया, तो सिर्फ जो कि मैनेजमेंट ने कि जो मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन दे दी, तो क्या वो सही दी होगी? नहीं। उसको वो फर्दर इवेल्युएटिव भी करेगा, उसको फर्दर इवेल्युएशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो यही है कि दिस इज a सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन which a member of the auditing staff must follow or answer। When he complete instruction, he initial the expense against the instruction. Answer to the checklist instruction are usually yes, no, or not applicable. This is again on the job requirement and instruction are framed having regard to the desirable element of control। और ये इसके एग्जाम्पल हैं कि ये कैसे होता है। फिर आता है क्वेश्चनरी। जो कि क्वेश्चनरी है, और जो हमने क्या पढ़ा ऊपर पढ़ा क्या, चेकिंग। जो क्वेश्चनरी है और जो हमने पढ़ा चेकिंग चेकलिस्ट, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है। इसमें स्टाफ अकाउंट क्या है नहीं जाता, मतलब कि जो क्वेश्चनरी है उसमें स्टाफ अकाउंट क्या है मैनेजमेंट के पास नहीं जाता, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्स तो मैनेजमेंट को देना है। तो स्टाफ अकाउंटेंट का काम क्यों खराब करें? ठीक है। और इसको क्या है कि ये पहले वाइडली यूज होता था, लेकिन अब तो मतलब काफ़ी सारी टेक्निक्स आ गई है। ठीक है। तो ये अब इतना क्वेश्चनली यूज नहीं होता। This is a comprehensive series of questions concerning internal control. This is most widely used.
मतलब कि ये जो आपका जो मटेरियल है वो काफ़ी मतलब पुराना है, तो आप एग्ज़ाम पर्पज़ से इसको लिख सकते हो कि ये मोस्ट वाइडली यूज़्ड है, ठीक है? तो ये इसका कॉन्सेप्ट आ गया। अब आता है थर्ड नंबर फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? सॉरी, ये अपना फोर्थ नंबर है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मतलब एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। मतलब आपको जिस एरिया की ऑडिट करनी है, आप क्या करते हैं, उस एरिया का फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि क्या आपको लगता है कि जो अपना मैनेजमेंट है, जो पार्टनर है, वो मतलब वॉक थ्रू पढ़ेगा? नहीं, क्योंकि इसमें तो 50 टू 60 पेजेस होंगे भाई। तो उसके पास इतना टाइम है क्या? नहीं। तो फिर वो क्या करता है, वो फ्लो चार्ट से ही सब कुछ समझता है। तो एक फ्लो चार्ट है, वो ग्राफिक मतलब प्रेजेंटेशन होता है जो कॉन्सेस मैनर में होता है, मतलब कि स्मॉल होता है और मोर डिटेल नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए एक न्यू न्यू जो कि मतलब एक न्यू जो मेथड होता है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसका नाम है प्लेसमेंट। उसका नाम है प्लेसमेंट, जो अभी ये है ना यूएस में यूज हो रहा है दोस्तों, और अपने अभी है ना बिग फोर भी इसको यूज कर रहे हैं। और प्लेसमेंट क्या होता है, सिर्फ मोर डिटेल्ड होता है, क्योंकि वो भी क्या होता है, एक मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही होता है। तो मतलब अब देखो, इसको पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है कि इट इज ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन of each part of company's system of internal control. A flowchart is considered to the most concise way of recording the auditor's review of the system. It minimizes the amount of narrative explanation and thereby achieve a consideration and presentation not possible in any other form. इट गिव्स बर्ड आई व्यू ही, मतलब ये जो मैनेजमेंट को है वो एक बर्ड आई व्यू देता है कि मतलब जो सिस्टम है कैसे फ्लो होता है, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, उनका इंटीग्रेशन क्या है, एटसेट्रा। इट इज also necessary for the auditor to study the significant features of the business carried on by the concern, the nature of its activities, various channel of goods and materials as well as cash। ये एग्जाम्पल है इसका। This will help करेगा him to understand and evaluate internal control in the correct perspective। ओके दोस्तों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आज का फाइनल टॉपिक है दोस्तों, इसके बाद में हम आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये जो हमने इतना सारा काम किया, तो वो किस लिए किया? क्योंकि हमें क्या करना है, कंट्रोल टेस्ट करना है। हमें कंट्रोल टेस्ट करना है, और है ना मतलब जो कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल है वो क्यों करते हैं, कंट्रोल रिस्क निकालने के लिए। मतलब कि अब देखो, मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ कि है ना, सबसे पहले आप है ना प्रिलिमिनरी असेस करते हो कि जो कि मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं वो क्या है, खराब है, वॉक थ्रू, मतलब एग्जामिनेशन इन डेप्थ, ऑडिटिंग इन डेप्थ, ये आ गया वर्ड इधर। तो मतलब आप क्या करते हो कि वॉक थ्रू करते हो और उसमें प्रिलिमिनरी असेसमेंट यही करते हो कि जो आपने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं वो खराब है। इसके बाद और ये आप कब तक मानोगे कि है ना आपको कंट्रोल टेस्ट करने पे ये पता ना चले कि उसके कंट्रोल जो कि मैनेजमेंट ने लगाए हैं वो सही है, ठीक है? और इसके बाद में आपको फाइनल असेसमेंट करना पड़ता है कि जो आपने प्रिलिमिनरी असेस किया वॉक थ्रू के ड्यूरिंग, क्या हो, क्या वही सही है या उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आपको टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी करना पड़ता है। और टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल दैट मीन्स आपको सबसे पहले वॉक थ्रू, और उसके बाद में आपको देखना पड़ता है उसका प्रोसेस क्या है, उसमें रिस्क क्या है, और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या कंट्रोल लगाए गए हैं, आपको वो टेस्ट करने पड़ते हैं। और ये सारी टेस्टिंग है ना, अपने ऑडिट प्रोसीजर कौन से हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग करते हैं। और जो बेसिक ऑडिट प्रोसीजर है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज, री परफॉर्मेंस, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल ऑपरेटिंग, और इसमें है ना रिकैलकुलेशन तो लगता नहीं है, तो आप सब्सटैंटिव भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये, सॉरी, आप सब्सटैंटिव मतलब जो सब्सटैंटिव है, टेस्ट ऑफ डिटेल तो नहीं लगा सकते। आप एनालिटिकल प्रोसीजर
भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको, हाँ, आप इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है कि लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप इसमें भी है ना रिलेशन ढूंढ सकते हो, ओके, क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल डेटा पे भी यूज़ होता है अपना एनालिटिकल प्रोसीजर। तो आपको कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, आपको वो प्रोसीजर लगाने हैं, और आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाना है, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल डेट मीन्स एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। तो ये आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि है ना, जहाँ पे ट्रांजेक्शन वर्ड आए ना, ट्रांजेक्शन, तो आपको वहाँ पे क्या है कि आपको है ना मिसस्टेटमेंट यूज़ करना है। और जहाँ पे कंट्रोल की बात आए, मतलब जहाँ पे कंट्रोल की बात आती है ना, आपको डेविएशन वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने, जहाँ पे ट्रांजैक्शन की बात है, टेस्ट ऑफ डिटेल आप कर रहे हो, और वहाँ पे आप अगर डेविएशन यूज़ करते हो, तो आपको ज़ीरो नंबर मिल जाएगा, ठीक है? आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ये छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखना, इवैल्यूएशन ऑफ डेविएशन। मतलब कि जब भी आप कंट्रोल टेस्ट करते हो, तो आप डेविएशन टेस्ट करते हो, डेविएशन इवैल्यूएट करते हो, ठीक है? और अगर आप कंट्रोल में ऐसा बोलते ही कि है ना ये मिसस्टेटमेंट ढूँढ रहे हैं, तो फिर वो आपको आपको गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। और और होप सो आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। और अगर आपने इस सेशन को एंजॉय किया है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो कि बाकी अदर स्टूडेंट भी हैं, वो भी इस रिवीजन से इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो कि हमारा सीए स्टूडेंट का परिवार है, इस परिवार में ग्रोथ हो। और मैं आपको एक टारगेट देना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें कि मतलब जो कि जब आप देखते हो, तो आप सब्सक्राइब कर लिया करो। और आपको, मैं हर एक स्टूडेंट को 50 लाइक्स का, मतलब 50 सब्सक्राइबर का टारगेट देखता हूँ, कि कम से कम आप 100 लाइक्स तो लाके ही, मतलब लेके ही आ जाओगे। होप सो। एंड तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हम नेक्स्ट 2 वीडियो में हम इसे ख़त्म कर देंगे, 2 या नहीं, मतलब कल जो अपना होगा ये लास्ट, मतलब क्या होगा, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। और लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट किसी फर्दर चैप्टर में। एंड तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।